डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लोकतंत्र की अवधारणा पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोकतंत्र के दो पक्षों को स्पष्ट करेंगे। दो प्रकार का लोकतंत्र माना जाता है कि लोकतंत्र के दो प्रकार माने जाते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जिसमें संप्रभुता का निवास जनता में होता है और जनता प्रत्यक्ष रूप से उस शासन की समस्त प्रक्रियाओं में, किसी भी प्रकार की प्रक्रिया होती है तो शासन की समस्त प्रक्रियाओं में जनता भागीदारी करती है। क्या प्रक्रिया होती है? पॉलिसी मेकिंग की होती है, लॉ एक्सिक्यूशन की होती है, कंट्रोल ऑन रूल्स होती है, रेगुलेशंस होती है, मतलब नीति निर्माण की, नीति के क्रियान्वयन की, और किसी भी प्रकार के नीति और निर्माण और क्रियान्वयन पर को चेक करने की या उसकी जांच करने की जो अधिकार सत्ता होती है वो किस में निहित होती है? जनता में निहित होती है। और ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है इसमें जनता जो अपनी भागीदारी करती है वो प्रत्यक्ष रूप से करती है। इस अर्थ में हम देख सकते हैं कि पूर्व उदाहरणों के रूप में ग्रीक सिटी स्टेट्स जो होते थे या जो भारतीय वज्जी संघ के राज्य थे, इन दोनों ही में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ऐतिहासिक रूप से हमें देखने को मिलता है। अभी वर्तमान में अगर हम इसका अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखते हैं तो जो स्विट्ज़रलैंड है उसमें भी 5 ऐसे कैंटन हैं, उनकी इकाइयाँ हैं 5, जिसमें कि इस प्रकार का प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है। ये हैं आउटर अप्पनज़ेल एक कैंटन है, दूसरा है इनर अप्पनज़ेल, थर्ड है उरी, फोर्थ है अंटकवॉल्डेन एंड फिफ्थ है ग्लोरस। ये 5 राज्य आज भी विश्व में ऐसे हैं, स्विट्ज़रलैंड के 5 कैंटन हैं जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है। वस्तुतः यहाँ पर दो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है वो एक तो बहुत वृहद विशाल राज्यों में उसका प्रचलन नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको संचालित नहीं किया जा सकता या उसकी भागीदारी नहीं हो सकती है। और दूसरा जो है कि इसे राष्ट्रीय राज्यों में जो बड़े विशाल राज्य हैं उनमें अपनाना संभव नहीं होता है। क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कम संख्या में लोगों को व्यवस्थित करना या व्यवस्थित चयन की प्रक्रिया को अपनाना आसान होता है, इसलिए वर्तमान में बहुत कम देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था अपनाई जा रही है। दूसरा जो पक्ष है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का, या जिसे हम बोलते हैं प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र, इस व्यवस्था में क्या होता है कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है दलीय आधार पर, और उस चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जो सरकार बनाई जाती है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंतर्गत शासन का कार्य करती है। यद्यपि प्रभुसत्ता और संप्रभुता अभी भी जनता में ही प्रत्यक्ष रूप से निहित है, लेकिन उसका प्रयोग उस प्रभुसत्ता का जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, अपितु किसके माध्यम से करती है? अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। इसलिए इसे प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र भी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। यह मैं आपको मिल की डेफिनेशन के साथ में स्पष्ट करना चाहूँगी कि मिल का मानना था, मिल ने डेमोक्रेसी पे और पार्टिसिपेशन पे बहुत अधिक अच्छा लिखा है और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पे बहुत अच्छे लेख हैं उनके, कि प्रतिबंधात्मक लोकतंत्र, प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र वह होता है जिसमें संपूर्ण जनता अथवा उसका बहुसंख्यक भाग शासन की शक्ति का प्रयोग अपने प्रतिनिधियों द्वारा करती है, जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। अर्थात एक बार चुने हुए प्रतिनिधि यदि सही प्रकार से उत्तरदायित्वपूर्व अपना कार्य नहीं करते हैं तो ऐसे प्रतिनिधियों को निश्चित समय के बाद में बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। यह प्रतिनिधियों के माध्यम से सर्वोच्च सत्तावान जनता का शासन होता है, ऐसा हर्नशा का मानना है। लेकिन जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है इसमें भी जो इलेक्शन होते हैं और गवर्नमेंट प्रक्रिया की जो पालना की जाती है उसमें दो प्रकार के हम देखते हैं, व्यवस्थाएं देखते हैं। एक तो देखते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरी देखते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो कहाँ पर है? उसके उदाहरण जैसे यूके में है, भारत में है। दूसरा कहाँ है? हम बेहतर उदाहरण ले सकते हैं यूएसए का भी, वहाँ पर राष्ट्रपति के चूँकि चुनाव भी हो रहे हैं तो हम इस व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होती है उसमें दो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होती हैं कि इसमें जो भी कानून बनाने वाली संस्था होती है
वो संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सरकार का अंग मानी जाती है और इसमें व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का गठन किया जाता है। और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का अंतर संबंध इस प्रकार का होता है कि व्यवस्थापिका द्वारा किए गए कार्यों को कार्यपालिका का अनुमोदन करती है। जैसे हमारे यहाँ कोई भी बिल तब तक कानून का रूप नहीं ले सकता जब तक कि मुख्य कार्यपालक राष्ट्रपति महोदय का हस्ताक्षर उसके ऊपर नहीं हो जाता है। लेकिन जो अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है उसमें अलग प्रकार की प्रकृति होती है और इसमें जो सारी शक्तियों का निवास होता है वो किस में होता है, मुख्य कार्यपालक में होता है। और चूँकि मुख्य कार्यपालक का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन जो उसकी पूरी कार्यपालक शक्तियाँ होती हैं उनका वो पूर्णतः प्रयोग करता है। तो देखा जाए तो जो प्रत्यक्ष फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है उससे बिल्कुल भिन्न है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। और उसमें भी जो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें भी मौलिक अंतर होता है उनकी चुनाव की प्रक्रिया का, उनके दायित्वों का और उनके कार्य क्षेत्रों का। जैसे हमारे यहाँ पे 5 साल बाद में सरकार चुनी जाएगी, तो 5 साल के बाद सरकार चुनी जाएगी तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो अमेरिका का है वहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो संविधान के द्वारा ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत अपनाई जाने वाली समस्त प्रक्रियाओं का स्पष्ट वर्णन होता है। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म में जनता के प्रति उत्तरदायी होने के कारण दोहरे पालिका भी होती है। जो कार्यपालिका होती है दोहरी कार्यपालिका होती है। एक तो होती है नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। तो जो कार्य करती है वो कौन करती है, वास्तविक कार्यपालिका। लेकिन किसके नाम पर करती है, राष्ट्रपति के नाम पर या मुख्य कार्यपालक के नाम पे। लेकिन जब हम इसकी तुलना करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम से, अध्यक्षीय व्यवस्था से, तो उसमें मुख्य कार्यपालक के पास ही वास्तविक और नाम मात्र की समस्त शक्तियाँ होती हैं। तो मुख्य कार्यपालक ही समस्त रूप से शक्तिवान माना जाता है। तो यहाँ पर हम अगर तुलना करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति की और अमेरिका के राष्ट्रपति की एक संदर्भ में तो तुलना कर सकते हैं कि दोनों का स्वरूप, दोनों की संरचना और दोनों की शक्तियों का अंतर है। और दूसरे स्वरूप में हम ये कर सकते हैं कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था चूँकि है तो वो पूर्णतः संसदात्मक व्यवस्था से भिन्न होगी। भारत एक विशाल, विभिन्न क्षेत्रीय, बहुसंख्यक जातियों, प्रजातियों, क्षेत्रीय विशेषताओं वाला राष्ट्र है। इसलिए उसमें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की जगह हमारे संविधान निर्माताओं ने संसदीय व्यवस्था को समाहित किया जाना अधिक आवश्यक माना।